तो चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिखिए मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। समझ लीजिए इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन होता है, कहीं मोलर मास, कहीं मोल, कहीं मॉलिक्यूलर वेट, कहीं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, हर जगह कंफ्यूज होते रहोगे अगर ढंग से चीजों को नहीं समझ रखा है कि क्या मॉलिक्यूल है, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, क्या एवोगाड्रो नंबर है। अगर आपने ढंग से क्रिस्टल क्लियर नहीं समझा है ना तो उसमें आप फिर घूमते रहेंगे, क्या स्मॉल एम है, क्या कैपिटल एम है ना, परेशान होते रहोगे। तो एकदम एग्जैक्ट क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, जो 2 क्लासेस में मैंने आपको ढंग से समझा दिया है। तो अपना भी आप लोग ढंग से समझेंगे एकदम ना, कहीं भी लिखेंगे तो उसको समझ के लिखेंगे, कौन सी वेलोसिटी है, कौन सा वॉल्यूम, हर चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। चलिए, तो मैक्सिमम स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता है कि मैंने आपको बताया था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और क्या बताई थी, आरएमएस स्पीड और एवरेज स्पीड। तो डायरेक्ट इसका ग्राफ है, कुछ ग्राफ इसका ऐसे आता है ना। तो ये और यहां पर है, ये जो है ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और इस साइड में है वेलोसिटी, इस साइड में है वेलोसिटी। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा कहां पर है, इस वाले पॉइंट पर है ना। तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो होगी VMPS। VMPS क्या है, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। उसके बाद अरे क्या हो गया ये, ठीक है, उसके बाद यहां पर कुछ आएगा आपका, यहां पर आएगा आपका एवरेज वेलोसिटी, फिर आरएमएस वेलोसिटी। वो हाथ लग जा रहा है, वी एवरेज, और फिर ये आएगा VRMS, यानी कि VMPS इज लेस देन V एवरेज इज लेस देन VRMS, यानी कि RMS वेलोसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी, एवरेज वेलोसिटी उससे कम होगी, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो क्या होगी, वो सबसे कम होगी। ठीक है, ये है। पहले क्या है, आरएमएस वेलोसिटी ज्यादा है, उससे कम क्या है एवरेज, और सबसे कम क्या है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, याद कैसे रखें, R इज ग्रेटर देन A, ग्रेटर देन, जो भगवान राम को मानते हैं वो राम याद कर लें, जो नहीं मानते हैं वो रैम याद कर लें। क्या है RAM, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, नहीं तो क्या है राम। जैसे भी आपकी जो श्रद्धा है उसमें आप याद कर लीजिए, याद हो जाएगा बच्चों। रैम तो सब लोग जानते हैं ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और तो जानते ही हैं। ठीक है, तो आपको नाम याद है, ठीक है, रैम हो गया या राम हो गया, जैसा भी है। तो हमने ये देख लिया कि हमारा जो R है वो ज्यादा है, एवरेज है, उसके बाद क्या है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। रैम से याद रखेंगे या जैसे भी याद रखेंगे, ठीक है, याद हो जाएगा बच्चों। चलिए, तो इतना हो गया हमारा, इसमें और भी चीजें हैं बाद में बताएंगे, अभी के लिए इतना ही है। फिर लिखिए मीन फ्री पाथ, हेडिंग डालेंगे मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ हो गया, आपको समझ में आया। कहीं पे भी पूछा जाए तो कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है, तो आरएमएस वेलोसिटी ज्यादा है, फिर एवरेज वेलोसिटी है, फिर क्या है मीन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, तो रैम से याद रखेंगे, ठीक है, R इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन M, याद हो गया। आगे चले, नेक्स्ट लिखिए मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, समझते चलिए एकदम। मीन फ्री पाथ, तो इसमें लिखिए, समझिए पहले, जैसे गैस मॉलिक्यूल है,
गैस मॉलिक्यूल हैं बहुत सारे, इसमें क्या है, बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल हैं। और वो क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आके कोलिजन कर रहा है, फिर ये यहाँ पे आ रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, इस पे कोलाइड कर रहा है, फिर ये यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, फिर ये यहाँ पे मान लीजिए जा रहा है। तो जब यहाँ से पहला कोलिजन हुआ तो कितनी डिस्टेंस चला, ये मान लो λ1, दूसरा हुआ तो λ2, तीसरा हुआ तो λ3, चौथा हुआ तो λ4, पांचवा कोलिजन हुआ तो λ5। तो जो इसके कोलिजन के बीच में डिस्टेंस है, जरूरी नहीं कि हर कोलिजन में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करें। क्या ये जरूरी है? जरूरी नहीं है भाई। ये गया और टकराया, फिर गया और टकराया, फिर गया और टकराया, तो हर बार कोलिजन में अलग अलग मतलब जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है। तो इसी डिस्टेंस का जो मीन है, व्हाट इज मीन्स बाय मीन? एवरेज। तो इस डिस्टेंस का मीन मतलब इस पूरी डिस्टेंस का एवरेज, किसका एवरेज? λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λn, अगर n टाइम कोलिजन है अपॉन n को क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ। ये जो पाथ है ना भाई, फ्रीली एक्स कर रहा है ना, मतलब कोई देखो मीन का मतलब समझ में आया क्या चीज है? ये एवरेज है। फ्री का मतलब द गैस मॉलिक्यूल इज फ्री टू मूव इन ऑल द डायरेक्शन। गैस का मॉलिक्यूल है, फ्री है ना, कोई अट्रैक्ट थोड़ा ना कर रहा है उसको कहीं से। भाई ये मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे है, ये इधर भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी कहीं भी जा सकता है, फ्री टू मूव है। रैंडम है ना मोशन इसका, कैसा मोशन है? रैंडम मोशन है, फ्री टू मूव। क्या है? एकदम रैंडम मोशन है। तो क्या हो गया? ये फ्री, और ये क्या है? पाथ। तो हम क्या बोल रहे हैं? मीन फ्री पाथ। समझ में आ गया? 100% मीन फ्री पाथ। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई λm इक्वल टू λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस प्लस सो ऑन प्लस λn अपॉन n। क्लियर है? व्हाट इज λm? λn इज द मीन फ्री पाथ। लिख लीजिए। वो वाला मीन नहीं है, कहते हैं बड़े मीन आदमी हो, मीन वाला मीन नहीं है। ये कौन सा मीन है? एवरेज है। ये मीन नहीं है, ये एवरेज है। चलिए बच्चों आगे चलें। अच्छा, इसकी वैल्यू निकाली गई है ना, पहले डेफिनेशन लिख लो। द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल the average distance traveled by a molecule between successive collision is known as mean free path, is known as mean free path. The average distance traveled by a molecule between successive collision में लिख लो two successive collision, between two successive collision. The average distance traveled by a molecule between two successive collision is known as mean free path. मतलब देखो बेटा, जैसे गैस का मॉलिक्यूल है वो टकरा रहा है, बार बार टकरा रहा है, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि मीन पाथ क्या है? तो इनमें अलग अलग डिस्टेंस है तो उसका एवरेज निकाल लिया। अब कह रहे हैं कि अगर ये किसी से टकराएगा, कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन होंगे, तो ये इतनी डिस्टेंस चलेगा। क्या चलेगा भाई? इसका एक मीन निर्धारित कर दिया मैंने, कितनी डिस्टेंस ये चलेगा। तो सक्सेसिव एवरेज ऑफ सक्सेसिव कोलिजन मतलब के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई उसको क्या बोलेंगे? एवरेज मीन फ्री पाथ। क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ। समझ में आ गया आपको मेरे ख्याल से? ठीक है। तो इसकी एक वैल्यू है, डायरेक्ट है, और डायरेक्ट वैल्यू आती भी है, उसको लिख लीजिए λm। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक। दूसरा λm इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट λm इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 n पाई इंटू डी स्क्वायर, n पाई इंटू डी स्क्वायर। यहां पर लिखिए बच्चों, n लिखिए स्मॉल n। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल n लिखो, स्मॉल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, और नंबर डेंसिटी, और
इसी को नंबर डेंसिटी भी बोलते हैं। और नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, नंबर डेंसिटी। उसके बाद लिखिए डी बराबर डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, डी बराबर डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, डी बराबर डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। लैम्डा एम लिखो, लैम्डा एम मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। डायरेक्ट सवाल बेटा देखो इस पे 2 बार आ चुके हैं दोस्तों। एक बार ये फॉर्मूला ही पूछ लिया था, नीट में आ चुका है सवाल, ये फॉर्मूला ही पूछ लिया कि मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला, 4 फॉर्मूले लिखे थे, आपको एक फॉर्मूला बताना था कि कौन सा है। कभी एन को ऊपर कर दिया, कभी डी को ऊपर कर दिया, कभी कुछ कर दिया। फिर सेकंड बार में क्या आया था, लैम्डा एम आया था, तो प्रोपोर्शनल किसके थे, ये डी है ना, तो डी क्या होता है, डायमीटर है। और अगर मैं रेडियस में कन्वर्ट करूं तो डी बराबर 2r, डी बराबर 2r। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि लैम्डा एम प्रोपोर्शनल है 1/r² के, है कि नहीं है भाई। 2r लेंगे तो वो 4 हो जाएगा, कांस्टेंट तो नीचे कांस्टेंट ही हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम फिक्स है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि n नंबर डेंसिटी आपकी फिक्स है, तो आपका लैम्डा एम क्या होगा, लैम्डा एम प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। r² के क्यों, जैसे d² के प्रोपोर्शनल है तो r² के भी प्रोपोर्शनल होगा। ये क्वेश्चन भी नीट में आया था। अब 2 क्वेश्चन आ चुके हैं दोनों फॉर्मूले पे। अब क्या आ सकता है भाई, 2 क्वेश्चन आ, अब इन पे इंटरचेंज में कि कभी किसी की वैल्यू r1 वाले की लैम्डा 1 है तो r2 की निकालो ना, इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन समझिए कैसे कैसे बन रहे हैं। क्वेश्चन का ऐसे ही तो बनेगा भाई, ये पूछ लिया तो अब कुछ अलग से पूछ सकता है, उसी का कन्वर्जन पूछ सकता है। लैम्डा दिया है r निकालो, r दिया है लैम्डा निकालो, सब कुछ दिया है n निकालो, n दिया है लैम्डा निकालो, कुछ भी कन्वर्जन पूछ सकते हैं। 2 फॉर्मूले अब तक डायरेक्ट क्वेश्चन बेस आ चुके हैं। अब इसका आ सकता है कि लैम्डा दिया है, d दिया है, n निकाल दो, या अलग अलग दिया हो सकता है कि n1 d1 दिया है तो दूसरे वाले का n दिया है तो d निकाल दो, कुछ भी हो सकता है, आप निकाल सकते हैं फॉर्मूले का यूज करके। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए जो आया था, लिखिए मीन फ्री पाथ ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ये क्वेश्चन छोटे लग रहे हैं लेकिन मौके पे याद नहीं आते, मैं आपको बता रहा हूं, आपको डिफिनीशन याद होनी चाहिए। देखो एक बात गलती मैं आखिरी बार बता दूं, जो आप लोग नोट्स पढ़ लो, केवल जो नोट्स पढ़ाया जा रहा है उसी को पढ़ना है। कुछ बच्चे होते हैं एससी वर्मा लेके बैठ गए या किताब लेके बैठ गए, मत पढ़ो, याद नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, मतलब मार्क माई वर्ड्स। और जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं वो नोट्स पढ़ के ही सेलेक्ट हो रहे हैं। नोट चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, टीचर अच्छा है या बुरा है, नोट्स ही पढ़ना है, क्योंकि कोई टीचर कितना भी बुरा है वो तुमसे अच्छा है, ये बात याद रखो। कोई टीचर कितना भी बुरा है लेकिन आपसे ज्यादा क्वालिफाइड हो, उसने पढ़ा है, सब्जेक्ट को पढ़ा। पहली बात तो क्वालिफाइड आपसे ज्यादा है, दूसरी बात उसको वही सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको तीनों सब्जेक्ट लेके चलने हैं। तो मैं जितनी मेहनत करूंगा उतनी आप कभी नहीं कर सकते हो। तो मैं आपको पका पकाया खाना दे रहा हूं, खाना पकाइए मत, उतने समय में व्यर्थ करिए कि आप गए कुछ नहीं याद रहेगा। तो एग्जाम में कम से कम जो नोट्स है वो तो लेके जाओ। कितनी कॉपी भर गई फिजिक्स में, 4 भर गई, अभी 4-5 और भरेंगी। अरे अरे किसी की मोटी कॉपी होगी, किसी ऐसी कॉपियां तो 4 भर गई होंगी, इतनी बड़ी कॉपी 4 भर गई होंगी, वैसी हो सकता है 2 भरी हो। अब बताइए कैसे एग्जाम में लेके जाएंगे, बात समझिए। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना चैप्टर कर लिया इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना आप लेके जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो कैसे आ रहे हैं, एकदम मीन फ्री पाथ के ऊपर छोटा सवाल आ गया, फॉर्मूला ही नहीं याद है। अच्छा ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बेटा, ये याद नहीं रहेगा। F बराबर ma तो याद रहता, मैकेनिक्स पूरी याद रहेगी, मैकेनिक्स नहीं जाती है कहीं, क्योंकि मैकेनिक्स एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया तो चीजें याद हैं। आप कहीं भी कैसा भी फॉर्मूला आया, बीडी बनाया लगा दिया, प्रोजेक्टाइल का सवाल आया आपने कन्वर्ट किया ओरिजेंटल वर्टिकल डायरेक्शन में लगा दिया, वही S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, खत्म कहानी, आप लगा ले जाओगे। लेकिन ये फॉर्मूला नहीं याद रहता मौके पे, ये आपको याद ही करना है। जैसे VRMS का 3RT/m वो भी याद ही करना है, क्या करोगे, वो तो याद ही करना है ना। ये लैम्डा एम क्या है, अब सवाल आ गया, n दिया है, d दिया है, लैम्डा एम निकालो, अब फॉर्मूला नहीं याद है, कैसे करोगे, तो याद ही करना है। तो जो नोट्स हैं वो नोट्स को एकदम आप ग्रंथ मान के चलिए, उसको वो आपके लिए वो है, समझ लीजिए वही है और कुछ नहीं है। कहीं अलग से भी पढ़िए तो उसमें नोट कर लीजिए। अगर कोई टॉपिक ऐसा लगता है आपको कि ये अलग से पढ़ा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन को ट्रिक्स हम निकाल रहे हैं, तो उसको नोट्स में नोट करिए। कॉपी किताब मत रंगिए, किताब अल्टीमेटली तो आप रिवाइज कर नहीं पाएंगे, तो फिर क्या फायदा है ना।
कोई फायदा नहीं है। तो ये करना है बच्चों, नोट्स जरूर पढ़ना है और नोट्स ही पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है ना। बहुत किताब पढ़ लोगे, किताब उनके लिए है जो बच्चे ऑलरेडी बहुत प्रिपेयर्ड हैं, जिनको बहुत, और किताब एनसीईआरटी हमारी बहुत गलत तरीके से, मतलब गलत तरीके से नहीं, बहुत ऑर्गेनाइज नहीं लिखा हुआ है। जो सिस्टमैटिक वे में है ना, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर, तो सिस्टमैटिक वे में पढ़ा रहा हूँ ना, कभी कुछ स्टार्ट किया, उससे एक पैरेलल में एक कोरिलेशन आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये टॉपिक खत्म हुआ तो ये टॉपिक आया, फिर ये टॉपिक आया, ऐसे जोड़ के पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको समझ में आ रहा है। अब जो बुक्स वगैरह लिखी है वो जुड़े हुए फॉर्म में नहीं लिखी रहती, तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, तो उसको पढ़ने से फिर कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, कभी भी बैठिए, किताब पढ़ने के बजाय नोट्स पढ़िए, नोट्स आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, चलो अब इसको नोट्स पढ़ लेना, बस ये मैं कह रहा हूं, कुछ मत पढ़िए, ये पढ़िए। चलिए इसको याद करते हैं। मीन फ्री पाथ ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन लिखो। अरे द गैस मीन फ्री पाथ ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, the mean free path of molecule of gas is inversely proportional to, बोलो, आर स्क्वायर, 1/r²। गलती की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोला है क्वेश्चन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके हो गया, ये क्वेश्चन में नहीं था, मैंने अभी किया है, ये 2014 का नीट का सवाल है। अब क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर प्रोपोर्शनल बोलते तो क्या बोलती है आप, 1/r²। क्वेश्चन में बोल दिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या बोलेंगे, r²। वैसे ऑप्शन था नहीं, लेकिन मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया, कुछ बच्चे यहां पे पहुंच जाएंगे ना, यही में चेक करना है, तो दिमाग खुला रखना है। हो गई गलती, चलो नेक्स्ट लिखो। अच्छा, मीन फ्री पाथ फॉर ए गैस, नेक्स्ट में बेटा यही आया था सवाल, 2020 में आया हुआ है, इसी फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से यूज करके, कभी एन ऊपर कभी डी ऊपर, बोलो तो ऑप्शन लिख दो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना, यही फॉर्मूले के ऊपर सवाल था, कर लेंगे। चलिए, तो इतना हम लोगों ने कर लिया, मीन फ्री पाथ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, लिखिए आइडियल गैस लॉ, हेडिंग डालेंगे आइडियल गैस लॉ, छोटे छोटे सवाल हैं सब। आइडियल गैस लॉज, फर्स्ट लिखिए बॉयल्स लॉ, BOYLES, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, फॉर ए गिवन क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि n जो है, नंबर ऑफ मोल जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। देखो बेटा PV बराबर, ये सारे लॉ क्या हैं, देखो आपको PV बराबर NRT आता है, तो ये सारे लॉ कुछ नहीं है, उसी का एक्सटेंशन है, फालतू में घुमा फिरा के इधर उधर से यूज किया हुआ है। P बराबर क्या है, PV बराबर NRT। अब बोल दिया कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल क्या है, कांस्टेंट, और R तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो PV बराबर क्या हो जाएगा, PV बराबर कांस्टेंट। तो कौन सी नई बात कह दी है, तो हमको पता है भाई, कोई नई बात नहीं है, ये क्या है, ये हमको ऑलरेडी पता है। इसका मतलब P1 V1 बराबर P2 V2, अलग अलग तरीके का नौटंकी कर रखा है, ये P1/P2 बराबर V2/V1, क्या जरूरत है सब करने की, लिख लो। अरे PV बराबर कांस्टेंट जानते ही आप P1 V1 बराबर P2 V2 कर लेंगे, उसके बाद कर लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस आपको पता है बॉयल्स लॉ में क्या चीज कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है। इट्स अ आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट समझ लीजिए बस। ठीक है, PV बराबर NRT आपको पता है, उसी का एक मतलब उसी का यूज करके बनाया गया है, लिख लो, इसमें डिफिनीशन लिख लो। फॉर ए गिवन मास ऑफ परफेक्ट ब्रैकेट में आइडियल, फॉर ए गिवन मास ऑफ परफेक्ट ब्रैकेट में
आइडियल, फॉर ए गिवन मास ऑफ परफेक्ट ब्रैकेट में आइडियल गैस, कॉमा प्रेशर ऑफ गैस is inversely proportional to pressure of gas is inversely proportional to volume of gas. Pressure of gas is inversely proportional to volume of gas. बच्चों ये बात समझ में आती है आपको? PV बराबर कांस्टेंट है तो P बराबर कांस्टेंट अपॉन V, यानी P प्रोपोर्शनल किसके है? 1 अपॉन V के। बार बार एक ही चीज को घुमा फिरा के यूज किया जा रहा है। आगे बात समझ में? तो आपको बस ये याद रखना है कि पीवी क्या होगा? पीवी क्या होगा? कांस्टेंट होगा इसमें। अच्छा कुछ नहीं याद रखना इसमें बॉयल्स लॉ है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे उसमें क्या कांस्टेंट होगा? प्रेशर कांस्टेंट होगा। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस हैं, इनको समझ लीजिए। चलिए आगे चले। तो पी वी क्या है? अब देखो बच्चों समझो, इतना नोट हो गया। अब मैं बोलूं कि P एंड PV बराबर क्या है? PV बराबर कांस्टेंट है। अगर PV बराबर कांस्टेंट है तो P और V के बीच में ग्राफ कैसा होगा? ये V और ये P, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये क्या होता है? हाइपरबोला, इसे बोलते हैं हाइपरबोला। ठीक है, और यहां पर टेम्परेचर क्या है? यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। पूरे ये ग्राफ में क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि पीवी बराबर कांस्टेंट तो तभी लिख सकते हैं जब टेम्परेचर क्या हो आपका? कांस्टेंट हो। और ये क्या कहलाता है? ये बॉयल्स लॉ कहलाता है। तो यहां पर पूरे कर्व में क्या है? टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब मान लीजिए कि किसी और टेम्परेचर के लिए हमें बनाना है, मान लो T2 टेम्परेचर के लिए बनाना है, तो ये हमने बनाया, ये T1 टेम्परेचर के लिए और ये T2 टेम्परेचर के लिए। भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, कुछ एक था, फिर हमने कोई T2 टेम्परेचर कर दिया, उसके लिए हमारा क्या होगा? ग्राफ अलग होगा। अब यहां पे बताना है T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है? T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है? तो बताओ, T2 बड़ा है। कैसे निकाला? हाँ ठीक है, और भी देख सकते हैं, जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम ले लीजिए। वॉल्यूम क्या ले लिया आपने? मान लो ये लाइन ले लिया, तो यहां पर वॉल्यूम क्या हो गया आपका? कांस्टेंट हो गया। अगर इस लाइन को लिया, वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब इस लाइन पर ये देखो, यहां पर क्या है? प्रेशर, और यहां पर क्या है? प्रेशर। ठीक है, तो कांस्टेंट पे पीवी बराबर कांस्टेंट में क्या कांस्टेंट? टेम्परेचर आपका कांस्टेंट। उसके बाद मैंने एक लाइन ले ली जिसमें क्या है हमारा? V हमारा कांस्टेंट है। V कांस्टेंट है तो P अगर जिसके लिए ज्यादा होगा उसके लिए टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। भाई वॉल्यूम क्या कर दिया? इस लाइन के लिए वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। यहां पर प्रेशर कम, यहां पर प्रेशर ज्यादा, तो प्रेशर ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा। प्रेशर होता क्यों है भाई? इंटरमॉलिक्यूलर उसके साथ भाई प्रेशर क्यों हो रहा है? मॉलिक्यूल आके क्या कर रहे हैं? वॉल पे टकरा रहे हैं, तो जितना ज्यादा टकराएंगे उतना ज्यादा हीट जनरेट करेंगे, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो हम बोल देंगे कि T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1। और भी एक्सप्लेनेशन है इसके बहुत सारे, कुछ भी आप कर सकते हो। T2 इज ग्रेटर देन T1, बात समझ में आई? अगर T3 में बना लो, बोलो अब क्या होगा? अब T3 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। बात समझ में आई बच्चों? चलो नोट करो इसको। और देखिए, अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो ये पीवी कर्व है बेटा, ये हाइपरबोला है, इसका एक स्लोप होगा। भाई इसका स्लोप निकाल सकते हैं ना किसी पॉइंट पे। यहां पर स्लोप कैसे निकालेंगे? एक हमने क्या किया? स्ट्रेट इसके टेंजेंट खींची, उसके बाद क्या किया? हमने हॉरिजॉन्टल किया, फिर ये एंगल निकाला थीटा, फिर इसका tan थीटा ले लिया, तो क्या आ गया हमारे पास? इसका स्लोप। भाई कर्व है तो उसका स्लोप होगा, और पीवी कर्व है तो उसका स्लोप क्या होगा? बताओ साक्षी, बताओ बेटा, पीवी कर्व का स्लोप क्या होता है?
व्हाट इज द स्लोप ऑफ पीवी कर्व? डीपी बाई डीवी। वेरी गुड। अगर मैं बोलता हूं कि हमारा ये y है और ये x है और कोई भी हमारा कर्व है तो इसका क्या होता है? dy बाई dx। और यहां पर pv है तो क्या बोलूंगा? dp बाई dv। अगर vp होता तो क्या बोलता? dv बाई dp। इतना क्लियर है सबको? अब तो क्लियर हो गया होगा, बहुत पहले से पढ़ा रहे। चलो, ये बात आपको समझ में आती है कि इसका स्लोप क्या होगा? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व? स्लोप आपका होगा dp बाई dv। भाई इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि pv बराबर nRT और ये क्या है? कांस्टेंट है। भाई बॉयल्स लॉ की बात करें तो pv बराबर क्या है? कांस्टेंट k लिख देते हैं। तो p बराबर लिख दूं k इंटू वी की पावर -1 लिख सकता हूं, ठीक है। डिफरेंशिएट करो, dp बाई dv बोलो k फिर -1 वी की पावर -2 कह सकता हूं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। देखो dp बाई dv बराबर k, ये माइनस साइन, dp बाई dv माइनस साइन यहां k v -1 v -1, ये मी -2 है तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोलो लिख लूं? लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो क्यों लिखा है, क्योंकि k v -1 बराबर क्या है? बोलो p है, तो उसको लिख दिया माइनस पी वी -1, इसको लिख सकते हैं माइनस पी अपॉन वी, माइनस पी अपॉन वी। ये क्या आ गया आपका? dp बाई dv। इसका मतलब क्या है? ये स्लोप है आपका, माइनस पी बाई वी, ये क्या है? स्लोप है। डायरेक्ट दिया रहता है क्वेश्चन में, निकाल सकते हैं आप लोग। स्लोप ऑफ द पीवी कर्व, स्लोप ऑफ द पीवी कर्व क्या है? माइनस पी अपॉन वी। याद नहीं करेंगे, निकाल लेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। जितनी चीजें हम निकाल सकते हैं ना उतना कम लोड रखेंगे दिमाग पे, कहीं भी आएगा तड़ से निकाल लेंगे। आपको पता है क्या प्रोसीजर है? आप किए खटाक से आपने निकाल लिया, प्रोसीजर पता है आपको, कहां तक याद करोगे भाई? प्रोसीजर पता है तो निकाल लेंगे। चलिए माइनस में स्लोप आया, इसका स्लोप कैसा है? स्लोप tan थीटा कैसा है? निगेटिव है, तो स्लोप तो निगेटिव आ रहा है, सही तो है बेटा। यहां देखो dp बाई dv क्या आया हमारा? निगेटिव, और निगेटिव आना भी चाहिए क्योंकि इसका स्लोप कैसा है बेटा? यहां पर स्लोप निकालने का तरीका क्या है? टेंजेंट और एंगल थीटा क्या है? 90 डिग्री से ज्यादा, तो क्या हुआ? निगेटिव हुआ, और निगेटिव आ भी रहा है, तो हमारी बात जस्टिफाई है ना। चलें आगे, चलिए हो गया बच्चों, आगे चलें। ये क्या बनाया हमने? पीवी कर्व बनाया। क्या बनाया? पीवी कर्व बनाया। किसके लिए? बॉयल्स लॉ के लिए। किसके लिए? बॉयल्स लॉ के लिए। अब देखो यहां तक नोट हो गया बच्चों, यहां तक नोट हो गया। अब आप बनाइए, अब बनाएंगे आप पीटी कर्व। अगर मैं पीटी कर्व की बात करूं, ये टेम्परेचर और ये प्रेशर, तो देखो टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा है, टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा है। प्रेशर क्या कर रहा है? प्रेशर हमारा इंक्रीज करता जा रहा है, प्रेशर हमारा इंक्रीज। टेम्परेचर क्या होगा? चेंज होगा? बॉयल्स लॉ के लिए टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। और प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वीटी कर्व है, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम हमारा कम होगा। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा ना। हमने अज्यूम कर लिया पीवी बराबर क्या है? पीवी बराबर कांस्टेंट है, पीवी बराबर कांस्टेंट है। तो बेटा टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, यहाँ पर टी है ना, टी क्या है? कांस्टेंट। इसीलिए लाइन है, आगे बढ़ तो नहीं रही है, एक ही जगह पर है। भाई ये किस जगह पे है भाई? ये क्या है? ये फिक्स है, और ये यहाँ पे भी है, वहां पे ये
फिक्स है। अगर मैं मान लूं कि प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम हमारा कम, भाई प्रेशर इंक्रीज तो वॉल्यूम कम डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज होगा, तभी तो कांस्टेंट बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो कर्व कैसा होगा, इस टाइप का कर्व हो जाएगा। बना लिया, तो पीवी कर्व बन गया, पीटी कर्व बन गया, वीटी कर्व बन गया, बन गया। पी और टी और वी और टी ये कर्व एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, अगर ये इंक्रीज करेगा ये डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ गई। बाकी पीवी कर्व तो आपको कैसे पता है, हाइपरबोला। ठीक है, तो हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। हो गया, नोट हो गया। ठीक है, अब देखिए कि कर्व बिटवीन P and 1/V in Boyle's law। P V P क्वेश्चन ढंग से पढ़िए। कर्व बिटवीन P एंड 1/V इन बॉयल्स लॉ। बताओ आंसर, बताओ आंसर। कौन सा बी, कौन कौन कह रहा है बी, कौन सा डी, कौन सा ए, कोई नहीं कह रहा है क्या? हाँ, तो कितने लोग कह रहे, तुम कह रहे हो डी। बहुत गलती कर रही है, सही नहीं है ना, इतना पढ़ने के बाद भी ये हालत है तुम्हारा। पीवी बराबर क्या बेटा, कांस्टेंट ना, तो P बराबर क्या, K बाई V, तो बराबर क्या K इंटू 1/V, तो ये Y बराबर क्या M इंटू X। ये क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये तुमने कर्व बना दिया, ये कर्व कैसे बन जाएगा कांचा, ये V² होता तो कर्व होता बेटा जी। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, समझ में आ रहा है, ये पढ़ा चुका हूं। ऐसी सिली मिस्टेक करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा बेटा। ये ऑप्शन सही है। अच्छा वही बता रहा हूं, आंखें खुली रखनी है। बॉयस लॉ देखते ही टिक, बस खुश होके आ गया, आके सोल्यूशन मिलाया, तब कह रहे ये तो गलती हो गई। तो बॉयस लॉ ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है, अगर वैसा आ गया तो क्या करोगे, P और 1/V के बीच ग्राफ कैसा है बेटा, ऐसा ग्राफ है। तो आपको अपने दिमाग एक्टिव रखना है। चलिए बच्चों, समझ में आ गया। यही है एनालिसिस, यही चीज देखिए, मोड ऑफ स्टडी समझिए। एक कॉन्सेप्ट बनाइए, कॉन्सेप्ट बनने के बाद, कॉन्सेप्ट आपका बन गया क्लास में, कॉन्सेप्ट बनने के बाद जो मैंने आपको फिजिक्स का वो भेजा था, आप लोग देख लेना अच्छे से, बहुत अच्छा बताया उस बच्चन ने, जो उसने बताया है बहुत अच्छा बताया यूट्यूब पे। यही है तरीका, आपने पढ़ा, कॉन्सेप्ट बनाए, उसके बाद ये सब चीजें अपने आप कर रहे हो। जितना अपने आप करोगे उतना ज्यादा तुम एग्जाम में परफॉर्म कर पाओ। कोई टीचर इसको थोड़ा ना करा सकता है, ये तो आपको खुद करना पड़ेगा बेटा। टीचर का काम है केवल पढ़ा देना और आगे बढ़ जाना। सिलेबस इतना है कि उसको बढ़ना है आगे, मजबूरी है उसकी। और बता भी देगा तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैंने इसको बता भी दिया तो आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप गलती नहीं किए, आप गलती करके सीखोगे तब उसको समझोगे। अगर टीचर ने बता दिया तो वो ऐसा लगेगा तो कैजुअल है, अरे ये तो ऐसे ही होता ही है। ठीक है, जब आप एक बार गलती करोगे और उसको सीखोगे तो वो स्टोर हो जाएगा हमेशा के लिए। अच्छा हाँ ये ऐसा, ओ समझ में आ गया, कर लिया हमने। चलिए आगे चलते हैं। रियल गैस एंड आइडियल गैस। रियल गैस इसी में बॉयल्स लॉ में ही है, एंड आइडियल गैस। इसके लिए हम वो बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, बॉयल्स लॉ की हेडिंग में ही है। रियल गैस कौन सी होती है भाई, रियल गैस कौन सी होती है, जो गैस के लॉ हैं उसको, जो गैस परफेक्टली फॉलो करती है उसको बोलते हैं आइडियल गैस। कोई करती नहीं है परफेक्टली फॉलो,
जैसे पीवी बराबर एनआरटी है, तो इस लॉ को, आइडियल गैस इक्वेशन को सारी गैसें फॉलो करती हैं? एग्जैक्टली फॉलो नहीं करती हैं। तो जो गैसेस आइडियल गैस लॉ को, या जो भी गैसेस के लॉ हैं, गैस, ये सारे मैं क्या पढ़ा रहा हूं, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, आइडियल गैस लॉ, ये सारे क्या हैं? गैस के लॉ हैं। गैस के जो भी लॉ हैं उनको एक्यूरेटली जो फॉलो करते हैं गैसेस, उनको बोलते हैं आइडियल गैस, और जो एक्यूरेटली फॉलो नहीं करते हैं उनको क्या बोलते हैं? रियल गैस। ठीक है, लिख लीजिए इसको, आइडियल गैस फॉलो ऑल गैस लॉ, आइडियल गैसेस फॉलो ऑल गैस लॉ, बट रियल गैस फॉलो रियल गैस, लिखो फॉलो नहीं, डज नॉट फॉलो एक्यूरेटली गैस लॉ, डज नॉट फॉलो एक्यूरेटली गैस लॉ। तो देखिए आपने अभी बनाया, क्या बनाया था? ग्राफ बनाया था हमने, ये था V और ये था आपका P। तो अगर मैं ये बनाऊं, ये आपका T टेम्परेचर पे है और एक, तो ये आपका जो है, ये येलो वाला जो है, ये है आपका आइडियल गैस के लिए है, और आपका ये जो डॉट 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 है, ये किसके लिए है? रियल गैस के लिए है, रियल गैस। ये दोनों का टेम्परेचर क्या है? दोनों का टेम्परेचर T। रियल गैस का ग्राफ क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर बनेगा, थोड़ा सा ऊपर बनेगा ना। ये क्या है? ये एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है और ये एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर रहा, थोड़ा सा उससे कर्व से क्या है? ऊपर है। अगर मैं बोलूं ये, और ये क्या हो गया? ठीक है, ये भी, ये टेम्परेचर T1 और ये टेम्परेचर T2, तो ये जो सॉलिड लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आइडियल गैस को, और जो डॉटेड लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रियल गैस को। ठीक है, और जैसे जैसे मैंने आपको बोला था कि जो हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर हम बढ़ाते चले जाएंगे, टेम्परेचर हम इंक्रीज करते। भाई ये T1 क्या है? T2 क्या है? मोर देन T1। फिर ऊपर बनाएंगे तो क्या होगा? T3। ऊपर बनाएंगे तो क्या? T4। तो क्या होगा? तो ये जैसे जैसे ऊपर चलता चला जाएगा बच्चों, तो टेम्परेचर क्या होगा? हमारा ज्यादा होगा। और इस साइड में क्या होगा? प्रेशर हमारा यहां पर क्या है भाई? इधर प्रेशर हमारा कम है और टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। तो ये वाला एंड जो होगा उस पे एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, रियल गैस स्टार्ट बिहेविंग लाइक आइडियल गैस। यू हैव टू रिमेंबर दिस, याद करना है। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो लिखो लो इसमें, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, रियल गैस स्टार्ट बिहेविंग लाइक आइडियल गैस। देखिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में मैं लेके चलता हूं, आप समझिए कि थर्मल प्रॉपर्टी, हमारा थर्मोडायनेमिक्स कहां से स्टार्ट हुआ। थोड़ा सा 1 मिनट समझ लो, 2 मिनट का कहानी है। जैसे हमारी 19वीं सेंचुरी से पहले जो सारी चीजें थी वो फीलिंग के ऊपर थी, मतलब फील करके, हम एग्जैक्ट क्या एनालिसिस हमको नहीं पता थी। जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ना, तो उसमें गैस की वेलोसिटी हमने 3 तरह की वेलोसिटी निकाल दी। एक बोल दिया एवरेज वेलोसिटी, एक मोस्ट प्रोबेबल, एक निकाल दी हमने आरएमएस वेलोसिटी। तो मॉलिक्यूलर स्टडी हमने की, किसकी स्टडी की? मॉलिक्यूलर स्टडी की। तो मॉलिक्यूलर स्टडी करने बेटा मॉलिक्यूल को देखना तो पड़ेगा, उसकी स्पीड मेजर करना एक टफ काम है ना, स्पीड मेजर करना एक टफ काम है भाई। उसकी पूरा कंटेनर में रखना, उसकी वेलोसिटी करना, मॉलिक्यूल देखना, मॉलिक्यूलर का मोशन देखना, उसकी इक्वेशन निकालना, ये सारी चीजें क्या, उसकी वेलोसिटी की इक्वेशन निकालना, ये सारी जो मतलब जो सारे कार्यक्रम हुए हैं, मतलब इसकी जो एनालिसिस हुई है, ये 19वीं सेंचुरी के बाद है, 19वीं शताब्दी के बाद इन सब चीजों की। उससे पहले क्या साइंस थी, उसके पहले की क्या साइंस थी? हमारी हर चीज फीलिंग पे डिपेंडेंट थी। जैसे आपने एसी चला दिया, कोल्ड हो गया, तो कोल्ड यू कैन फील,
टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन हो गया, तो डाउन टेम्परेचर आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हो। साइंटिस्ट क्या करते थे, इन सब चीजों को फीलिंग के आधारित पे करते। कंटेनर है तो वॉल्यूम में, कंटेनर में क्या है, वॉल्यूम है, और मान लिया ऑपरेशन हो गया, ये ऑपरेशन हो गया, या एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में उन्होंने क्या किया, गैस के मॉलिक्यूल डाले, तो कुछ कम ज्यादा हुआ तो वॉल्यूम भी क्या कर सकते हैं आप, मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम भी क्या कर सकते हैं आप, मेजर कर सकते हैं। प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं। भाई आपको कोई दबा रहा हो तो आप प्रेशर मेजर कर लोगे कि हमारे पास दबाव पड़ रहा है, प्रेशर मेजर किया जा सकता है। तो उन सारी चीजों, ये सारे अनुभव के ऊपर आधारित चीजें थी। ये क्या चीजें थी, ज्यादातर केसेस में जैसे हम पूरी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे वो पहले की स्टडी है, क्या है, 19वीं शताब्दी से पहले की स्टडी। तो उसमें हम सारी चीजें फीलिंग बेस पे कर रहे थे। उसके बाद जब केटीजी आया तो ये जो आगे की स्टडी है मॉलिक्यूलर स्टडी है। तो मॉलिक्यूलर से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम क्या पढ़ रहे हैं, एक एक गैस का पकड़ के निकाल लेते हैं, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, अभी पढ़ाऊंगा आगे। तो वो सारी चीजें क्या है, मॉलिक्यूलर स्टडी। मॉलिक्यूलर स्टडी बाद में हुआ, उससे पहले क्या होता था, थर्मोडायनेमिक्स, या मतलब उस तरह की मॉलिक्यूलर स्टडी नहीं थी, एक होलसोम स्टडी थी। वो प्रेशर नाप लो, वॉल्यूम नाप लो, इसमें कितना हीट दिया तो इसने कितना हीट ट्रांसफर किया, हीट के ऊपर कार्नोट साइकिल क्या है, जैसे आपने हीट दिया, कुछ वर्क हुआ, कुछ इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ी, लेकिन कैसे बढ़ी, मॉलिक्यूल कैसे रिएक्ट किए, कैसे एक एक मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ी। जैसे अभी एक मॉलिक्यूल की एनर्जी बताया था ना 3/2 kT, ये सब की गणना कैसे हुई, ये सब बाद में हुई, लेकिन पहले तो ये मान लिया कि हाँ एनर्जी बढ़ी, सबने मान लिया एनर्जी बढ़ी ना, तो उतनी स्टडी चल रही थी। लेकिन बाद में लोगों ने ढूंढा कि भाई क्यों बढ़ी, तो फिर मॉलिक्यूलर स्टडी के ऊपर हम लोग आए। चर्चा समझ में आई आपको। तो हम लोग केटीजी अभी आधा पढ़े, थोड़ा सा बाकी है, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें क्या हम लोग अब थर्मोडायनेमिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ये खत्म करेंगे, उसके बाद किसकी तरफ बढ़ेंगे, थर्मो की तरफ। और लास्ट में केटीजी का जो टॉपिक बताया उसको मैं कवर करते हुए ये चैप्टर क्लोज कर दूंगा। समझ में आया। पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हम लोग ने इसीलिए पहले डिटेल में पढ़ लिया कि टेम्परेचर की क्या प्रॉपर्टी है, वो हम लोग ने कि टेम्परेचर आखिर हीट ट्रांसफर हो क्यों रही है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही हो रही है, लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। तो सारी चीजें क्या हैं आपकी पहले की स्टडी, और फिर जितनी मॉलिक्यूलर स्टडी है ये बाद की स्टडी है। समझ में आ गया। तो एक बैकग्राउंड बन गया आप लोगों का। अब समझिए, अब ये क्या है, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर क्या है, जो गैसेस है, रियल गैस है, किस तरह बिहेव करेगी, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। तो लिख लीजिए कि एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रियल गैस बिहेव एज हाई, अच्छा ये तो पता ही है आपको, आइडियल गैस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं HTLP, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। HTML आप लोग जानते होंगे, HTML नहीं है, HTLP है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। अच्छा HTTP की बात कर रहा हूं, वो अलग चीज है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलो लिखो, नेक्स्ट लिखो, एक क्वेश्चन लिखिए, बॉयस लॉ फॉर एन आइडियल गैस इज एन, बॉयस लॉ फॉर आइडियल गैस इज एन, ऑप्शन लिखिए, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोएटॉमिक। लिख लो कौन सा है, आइसोथर्मल है। नेक्स्ट लिखिए चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स साहब क्या कहते थे, कुछ नहीं है अगर, अच्छा ये कोई अलग अलग लॉ नहीं है, पीवी बराबर एनआरटी आपको पता है, तो आपको पता है सारी चीजें। पीवी बराबर, यहां पर क्या होगा बेटा, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर आपका कांस्टेंट हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट है तो पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी ना। तो प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट, एन के फॉर ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल आपका कांस्टेंट है। ये सारे लॉ गिवन क्वांटिटी के लिए ही ट्रू हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, सेम होगा। यहां पर आर क्या है, कांस्टेंट, तो V प्रोपोर्शनल टू T, या V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। कहानी है केवल V इज प्रोपोर्शनल टू T, V इज प्रोपोर्शनल टू T, वही कहानी। अब VT गर्क बनाना आपको, कैसे बनेगा, ये V और ये T, तो कैसे बनेगा ये,
स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, कौन गिरा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा बच्चों बताओ, अगर मैं बोलूं v और ये बोलूं 1/t, बोलो बुशरा बेटा बताओ कैसा ग्राफ आएगा इसका, कैसा आएगा, बोलो, हाइपरबोला आएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, कुछ भी कैसे भी हो सकता है, एकदम बाइस्ड मत होइए कि चार्ल्स लॉ आया। देखिए यही अंतर है 12th की स्टडी में और कंपटीशन में, यही अंतर है। 12th की स्टडी में यही आएगा, यही आएगा, ये नहीं आएगा, और इसमें ये नहीं आएगा, ये आएगा। आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा हुआ है, ग्राफ है, आप तरह से टिक कर दोगे। अरे v और t के बीच में है, ये क्या है, v और 1/t। अब ग्राफिकल एनालिसिस नहीं आती है तो आप परेशान हो जाओगे, यहाँ पे कर लोगे, ये समझ में आ रहा है। देखो v प्रोपोर्शनल टू t, तो v बराबर क्या, के t, तो v/t बराबर क्या, कांस्टेंट। ठीक है ना, यानी कि v इंटू 1/t बराबर क्या, कांस्टेंट। तो मैंने बोला कि x और y बराबर अगर कांस्टेंट होता है, x और y कांस्टेंट होता है, तो ये ग्राफ कैसा होता है बेटा, ये x और ये y, ये कैसा ग्राफ होगा, ये हाइपरबोला होगा। तो v और 1/t, v और 1/t के बाद के पे ग्राफ कैसा होगा, ये हाइपरबोला होगा। जवाब एकदम सही है, समझ में आ गया। ठीक है, अगर v बराबर t है, v बराबर t, तो v बराबर kt, तो y बराबर mx, y बराबर mx, तो क्या आ गया, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर kt प्लस c होता तो थोड़ा सा ऊपर होता, kt माइनस सी होता तो ऊपर नीचे होता, माइनस kt माइनस सी होता, सब पढ़ा चुका हूं। y बराबर mx प्लस सी, y बराबर माइनस mx माइनस सी, सब कंडीशन पढ़ाया था ना मैंने एक बार। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। चलिए, इतना समझ में आ गया। चलिए, अगर इतना समझ में नोट हो गया बच्चों, नोट करिए, ये समझ में आया है कैसे हाइपरबोला हुआ, ये समझ में आ गया बच्चों, समझ में आया बेटा हाइपरबोला कैसे हुआ, बोलो पूजा, कंफ्यूजन लग रहा है मुझे तुम्हारे दिमाग में, बोलो बेटा। यहां से आ गया ना v प्रोपोर्शनल टू t, तो v बराबर kt, तो v/t बराबर क्या, के कांस्टेंट, तो v इंटू 1/t, v इंटू 1/t बराबर क्या, कांस्टेंट। तो मैं v और 1/t के बीच में ग्राफ लिखूंगा तो कैसा आएगा, हाइपरबोला आएगा, क्योंकि x y अगर बराबर कांस्टेंट है तो x y के बीच में ग्राफ कैसा, कांस्टेंट। यहां पर x क्या है, v, और y क्या है 1/t, तो v और 1/t के बीच ग्राफ कैसा, हाइपरबोला। सबको समझ में आ गया, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब कंपटीशन में ये नहीं आएगा, कंपटीशन में ये आएगा, वो भी आ सकता है, लेकिन कुछ चेंज ही आएगा बेटा, डायरेक्टली नहीं आएगा। चलिए आगे चले, यही एनालिसिस आपको सीखनी है, कुछ किताबें नहीं पढ़नी, कहीं कुछ नहीं पढ़ना, नोट्स पढ़ो सवाल लगाओ, नोट्स पढ़ो सवाल लगाओ, बस कहानी खत्म। नोट्स पढ़िए, सवालों से कॉन्सेप्ट डेवलप करिए, कहीं कोई किताब नहीं पढ़नी, बिल्कुल नहीं पढ़नी। किताबों के चक्कर में झूमोगे तो 3 साल निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा, फिर चौथे साल नोट्स ही पढ़ोगे। ऐसे बहुत लोग करते हैं, ऐसे और पढ़ना शुरू कर देते हैं, रसनी हॉलीडे लगा देते हैं, रेडोल ले आते हैं, क्रोटोब ले आते हैं, सॉल्व करते रहते हैं और सॉल्व ही करते रहते हैं। अरे वो सब किताबें तुम लोग के लिए नहीं बनी है बच्चों, आपके लिए नहीं बनी हो किताबें, आपको नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, जो जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़ना। उसके बाद एनालिसिस डेवलप करनी। अच्छा, उससे एनालिसिस नहीं डेवलप होगी, कितने भी किताब पढ़ लोगे एनालिसिस नहीं डेवलप होगी, एनालिसिस केवल सवालों से डेवलप होगी। किताब से कॉन्सेप्ट बनता है, कॉन्सेप्ट तो बनवा ही रहा हूं, कॉन्सेप्ट तो बनवा ही रहा हूं मैं, फिर क्या पढ़ने की जरूरत है। बहुत कहीं पे फंस जाओ, बिल्कुल नहीं समझ में आया, पूरा एकदम आंधी तूफान की तरह उड़ गया सर के ऊपर से, तो फिर बात अलग है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि पढ़ो समझ में ना आए। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये हो गया बच्चों। तो चलिए आप एक चीज और निकालिए कि ये कौन सा ग्राफ था मेरा, v और t। बेटा स्लोप बोलो इसका, आकांक्षा स्लोप क्या होगा इस ग्राफ का, है dv/dt। जरा इसकी वैल्यू निकालिए आप लोग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dv/dt, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dv/dt। जैसा भी पहले कराया था उसी टाइप से निकालो। कैसे निकालेंगे, pv बराबर nRT से,
कितना, V T। कुछ और चेंज नहीं किया आपने क्या? थोड़ा बहुत चेंज वेंज करो। कांस्टेंट वैल्यू निकाली जा सकती है, कांस्टेंट वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ, पीवी बराबर एनआरटी से निकालो। देखिए क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या है, एक v है और ये t है। अब एक है ये x और एक है ये y, दोनों ओरिजिन से जा रहे हैं, दोनों ओरिजिन से जा रहे हैं, vt है। तो मुझे चाहिए कि px ग्रेटर देन py, कि px इज लेस देन py। बताओ भाई ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे है, बोलो कांस्टेंट प्रेशर पे है। ये वाली लाइन क्या है, इस पे प्रेशर सेम और यहां पर भी प्रेशर सेम, लेकिन इन दोनों का प्रेशर तो अलग अलग होगा। भाई यहां पर पूरे पे प्रेशर क्या है, सेम। क्यों, चार्ल्स लॉ, वीटी वी इंटू वी प्रोपोर्शनल टू टी। यहां पर प्रेशर सेम, कुछ मान लो पी वाई, यहां पर प्रेशर क्या, पी एच। अरे ये जो छोटा सा निकला ये वाई है, ये वाई है, और ये आपका क्या है, ये आपका एक्स है। बोलो कौन सा ज्यादा होगा प्रेशर। अब इसको निकालने के लिए आपको स्लोप आना चाहिए। भाई ये क्या है बताओ, भाई जिसका स्लोप, स्लोप के हिसाब से कौन सा ज्यादा है, पी वाई ज्यादा। अब स्लोप हमें पहले पता तो हो, ये नहीं कि ऊपर जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा। ऐसा है, ऐसा है कि नहीं है, देख तो लें ना। पीवी बराबर क्या, पीवी बराबर एन आर टी। पी क्या है आपका, तो हम क्या निकाल रहे हैं, डीवी बाई डी टी। वी क्या है आपका, देखो यहां से डीवी, पी डीवी बराबर एन आर डी टी। तो डीवी बाई डी टी बराबर क्या, एन आर अपॉन पी। डीवी बाई डी टी क्या है, एन आर बाई पी। तो क्या है, जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम, और जिसका स्लोप कम उसका प्रेशर ज्यादा। तो यहां पर क्या होगा, पी वाई इज ग्रेटर देन पी एक्स। तो स्लोप पता होगा तब तो निकाल पाओगे। तो स्लोप कैसे आएगा, डीवी बाई डी टी बराबर एन आर अपॉन पी। लिख लो वहां पे, चार्ल्स लॉ में लिखिए, स्लोप लिखाया था ना, क्या है, डीवी बाई डी टी बराबर क्या, एन आर अपॉन पी। कोई बच्चा याद नहीं करेगा, निकालना आपको आना चाहिए। निकाल लोगे बच्चों, बताओ ये पी क्या है, कांस्टेंट, एन आर क्या है, कांस्टेंट। तो डीवी बराबर क्या, एन आर डी टी। तो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी टी बराबर क्या, एन आर अपॉन पी। कह सकते हो ना, नहीं कह सकते हो बेटा, पीवी बराबर एन आर टी। वेरिएबल ये क्या है, ये एन आर कॉन्स्टेंट, पी क्या है, ये भी कांस्टेंट। केवल v और t ही तो क्या है, डिफरेंशियल है। तो इसको बोल सकते हैं पी डीवी बराबर एन आर डी टी। भाई ये सब कांस्टेंट है, तो डीवी बाई डी टी बराबर क्या, एन आर अपॉन पी, एन आर अपॉन पी। तो स्लोप किसका कम है, इसका स्लोप कम, इसका स्लोप ज्यादा ना। तो आपका प्रेशर किसका कम, प्रेशर किसका ज्यादा, पी वाई ज्यादा और पी एक्स कम। और एक और निकाल दो इसमें, जेड। अब बोलो, तो जेड का प्रेशर किससे कम, वाई से, मतलब सबसे ज्यादा होगा यहां पर किसका, पी वाई इज ग्रेटर देन पी जेड इज ग्रेटर देन पी एक्स। क्लियर है, हाँ। टेम्परेचर से स्ट्रेट लाइन डालते हैं, चलिए आगे बताइए। स्लोप में उसका टर्म नहीं आ रहा है, स्लोप में उसका टर्म नहीं आ रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, चलो तुम्हारी बात पक्की। पीवी बराबर एनआरटी, हाँ ठीक है, हाँ
कहाँ पे एनआरटी हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है भाई। तो P जहां पे P ज्यादा वहां पे V, लेकिन हम क्या पूछ रहे हैं, हम स्लोप पूछ रहे हैं ना, स्लोप पूछ रहे हैं। अच्छा यहाँ प्रेशर पूछ रहे हैं, हाँ 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 हाँ, ये हो सकता है, हाँ 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 हाँ, इससे भी हो सकता है, ठीक है लगा सकते हो उससे भी, बाकी प्रेस इससे भी लगा सकते हो। ये भी एक मेथड सही बता रहा है। अगर देखो इसमें समझ पाया, इसका मेथड नहीं समझ पाया तुम लोग, नहीं समझ में आया। इसने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, और टेम्परेचर क्या हो गया यहाँ पर, कांस्टेंट हो गया ना। टेम्परेचर ये स्ट्रेट लाइन कर दिया तो टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट। और ये P और V, तो PV बराबर क्या, PV बराबर कांस्टेंट। तो जहां पे वॉल्यूम ज्यादा वहां पर प्रेशर क्या, वहां पर प्रेशर कम। और ये आ भी रहा है, जहां पर वॉल्यूम ज्यादा वहां पर प्रेशर कम। भाई वॉल्यूम यहां पर क्या है, ज्यादा, और यहां पर क्या है, यहां पर उससे कम, और यहां पर क्या है, सबसे ज्यादा कम। तो यहां पर वॉल्यूम सबसे कम, तो यहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा ना, कर सकते हैं। बाकी ये मेथड भी है आपके पास। ये मेथड है थोड़ा एनालिसिस वाला, और ये मेथड है कि बस करके अपना लगा लो। ये एनालिसिस आपको आनी चाहिए, यही सब तो सीखना है। थर्मो में एनालिसिस सीखनी ही सीखनी है, ज्यादा थ्योरी नहीं है, करना आना चाहिए आपको। चलिए ये हो गया। समझ में आ गया दोनों तरीके से। चलो नेक्स्ट करें, नेक्स्ट लिखिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसी में रियल गैस आइडियल गैस, रियल गैस और एंड आइडियल गैस। रियल गैस आइडियल गैस के लिए क्या है, ये हमने देखा था, ये हमने क्या बनाया था, ये V और ये T, ये V और ये T। तो ये आपका जो है, ये आपका है आइडियल गैस, आइडियल गैस, और जो डॉट 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 है ये क्या है आपका रियल गैस। देखो पहले इसमें काफी डिफरेंस है, पहले क्या है डिफरेंस कम, कब, टेम्परेचर जब कम, और जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या है, ये आइडियल गैस की तरफ, जो आइडियल गैस है रियल गैस है, लगभग लगभग एक कर्व को फॉलो कर रहा है। तो ये नीचे वाला जो कर्व होगा वह कैसा होगा, आपका रियल गैस का होगा, और ये वाला कर्व कैसा होगा, आइडियल गैस। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे क्या होता है, रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, तो इसका कर्व वैसे बनेगा। ये आपका हो गया रियल गैस, और ये हो गया आपका आइडियल गैस, ठीक है। चलिए चलो एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, लिखिए एन मोल ऑफ, अच्छा इसका मैंने डिफिनीशन नहीं निकाली क्या, चार्ल्स लॉ की कहीं लिखाया नहीं है, ऐसा कैसे हो गया, नहीं लिखाया। चलो लिखो फिर, डिफिनीशन आप लोग को पसंद है, लिखिए फॉर अ गिवन मास ऑफ आइडियल गैस, फॉर अ गिवन मास ऑफ आइडियल गैस। इसका मतलब क्या है, गिवन मास ऑफ आइडियल गैस, नंबर ऑफ मोल्स, ब्रैकेट में लिखो नंबर ऑफ मोल्स बराबर कांस्टेंट, फॉर अ गिवन मास ऑफ आइडियल गैस, ब्रैकेट में नंबर ऑफ मोल्स क्या है आपके, कांस्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस is directly proportional to, volume of gas is directly proportional to absolute temperature of gas, is directly proportional to absolute temperature of gas। एब्सोल्यूट जहां लिखा उसमें ब्रैकेट में केल्विन लिखो। एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसे बोलते हैं, टेम्परेचर इन केल्विन को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, प्रोवाइडेड द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, provided the pressure remains constant, provided the pressure remains constant, ठीक है। it's a isobaric process, it's a isobaric process। कौन सा प्रोसेस है ये, आइसोबारिक प्रोसेस है।
वो पढ़ा होगा ना, आइसोबारिक मतलब क्या होता है हिंदी में? हाँ, भूल गए? समआयतनिक प्रोसेस ना, आइसोकोरिक होता है। एक होता है रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म में क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम, पढ़ाएंगे। चलो इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, n मोल ऑफ एन आइडियल गैस, क्वेश्चन लिखिए, n मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। n मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। n मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फुल स्टॉप। At constant pressure, it is heated to double its volume. It is heated to double its volume. Then find the final temperature. 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 N mole of an ideal gas is at 0 degree centigrade. At constant pressure, it is heated to double its volume. Then find its final temperature. बताओ बच्चों, तुरंत निकालिए, सोचिए मत इन सब चीजों में। अच्छा, ये सब सवाल करने का तरीका यही है कि बस कांस्टेंट और पीवी बराबर एनआईटी पता है, बस आपको लगाते जाइए कि कहाँ पे वी कांस्टेंट, कहाँ पे टी कांस्टेंट, कहाँ पे पी। 546, हाँ वही डिग्री सेंटीग्रेड ही है सब में। हाँ डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो, कौन सा बी वाला? बी की सी? बी। देखो बात समझो, V प्रोपोर्शनल टू T है, किस T के है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, बात समझिए। सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर के नहीं है, किसके? केल्विन में टेम्परेचर के। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमने ये बोला कि V किसके प्रोपोर्शनल है? V प्रोपोर्शनल है आपके, V प्रोपोर्शनल T। ये सब याद नहीं करना है बेटा, बस PV बराबर nRT आपको पता है। V क्या है? कांस्टेंट। nR क्या है? कांस्टेंट। तो V किसके प्रोपोर्शनल? T। तो हम कह सकते हैं V बराबर KT। तो V1 बराबर, देखो कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूज, V1 बराबर क्या? KT1। V2 बराबर क्या? KT2। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइड कर लो या 2/1 कर लो। तो KT2 अपॉन KT1 बराबर क्या? V2/V1। ये क्या? T2/T1 बराबर V2 कितना? 2V। और ये क्या? V। वॉल्यूम क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। तो T2 बराबर क्या? T2 बराबर 2 इंटू T1। T1 कितना? 0, 273। T2 कितना? 2 इंटू 273 कितना आ गया? 546 केल्विन। अब देखो बात समझो, 546 केल्विन, ये केल्विन में आया, आंसर किस में आया? T2 किस में? केल्विन में। अब आपने आंसर देखा और तर्क से टिक कर दिया। अरे 546 मिल तो गया, लगा दिया तर्क से। 546 आंसर होगा, क्या होगा बेटा? डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है आंसर। किस में दिया हुआ है? डिग्री सेंटीग्रेड। तो 546 माइनस 273 भाई, T इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 बराबर क्या? केल्विन ना। केल्विन टेम्परेचर किस में होता है? इसके बराबर होता है। या तो वो आपको पता ही है, C/5 बराबर -32/9 बराबर K-273/5। आता कहां से है? फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो सब करा रखा है ढंग से ना। तो ये क्या हो जाएगा? T2 बराबर क्या हो जाएगा? T2 बराबर क्या? अरे 546 केल्विन है। डिग्री सेंटीग्रेड में क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड में इसको T2 लिख लो। T2 इन डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा? 546 माइनस 273 कितना?
273 डिग्री सेंटीग्रेड। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। यही समझने वाली बातें हैं और यहीं पे आप मात खाएंगे ना। चलिए, बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ लो, छोटी सी चीजें नहीं पढ़ो, गड़बड़ हो जाता है। अब देखो, थोड़ा सा आपको समझाना और चाहते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड और उसके बीच में थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं ना, कि ईच डिग्री राइज करेगा, वैसे तो फॉर्मूला है बोलो बेटा, ये कैसे है बेटा, यहां से क्या T2/T1, ये V2/V1। क्वेश्चन में दिया है कि वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, डबल। जब वॉल्यूम डबल हो रहा है तो टेम्परेचर कितना होगा, यही तो निकालना है हमको। तो ये 2V और ये पहले वॉल्यूम क्या था, V था। ठीक है, आगे चलें। अब ये देख रहे हैं कि देखो V कैसे प्रोपोर्शनल है T के, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। अब हम कहना चाह रहे हैं प्रोपोर्शनल तो है, वो बात सही है, लेकिन हम डिग्री सेंटीग्रेड में चर्चा करना चाहते हैं। अगर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर, पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर, कितना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा भाई, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, कांस्टेंट प्रेशर पे करेगा। तो कितना करेगा वो हमको निकालना है। किस पे, जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा क्या हो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर राइज कराओ, केल्विन नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड। तो लिखो, अब देखो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूं फॉर्मूला आता कहां से ना, ऐसे याद कराते हैं लोग। ये हो गया बेटा, इसको मिटाल दूं मैं, इसको मिटाल दूं। चलो देखो, V T डिग्री सेंटीग्रेड बराबर V0 प्लस V0 इंटू T अपॉन 273। ठीक है, अब देखो बेटा, देखो V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। मैंने बोला कि देखो बच्चों, मैंने बोला 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अगर T क्या है हमारा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, T बराबर है हमारा कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस पे देखो एट T बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या T1 बराबर 0 सेंटीग्रेड, तो कैपिटल T1 बराबर कितना, 273 केल्विन, और V1 बराबर V0, V1 बराबर V0। हमने मान लिया V1 बराबर क्या है, V0, और ये V2 बराबर है V डैश के, V2 बराबर क्या है, V डैश। तो हम यहां पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, V0 अपॉन 273 बराबर क्या, बराबर V डैश अपॉन V डैश अपॉन क्या होगा, T1 कितना, हाँ, अपॉन रुको रुको रुको, कुछ गलती हो रही है इसमें। हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, समझा रहे हैं। V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। V1 हमारा है V0 और T हमारा है, मान लीजिए T हमारा है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर T -273 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कैपिटल T कितना होगा, कैपिटल T कितना होगा, 0 होगा। यहां से नहीं समझ में आएगा, यहां से भी नहीं समझ में आएगा। चलो इससे समझने की कोशिश करते हैं। VT डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या, V0 प्लस V0 T अपॉन 273। अगर मैंने बोला 1 डिग्री राइज है, मैंने बोला कितना, 1 डिग्री सेल्सियस राइज।
अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज है तो V 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, V नॉट प्लस V नॉट अपॉन 273 इंटू 1, यही तो होगा। अगर मैं बोलूं कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम क्या होगा तो क्या बोलूंगा, V नॉट प्लस V नॉट अपॉन 273 इंटू 2। ठीक है, तो ये चीज हम निकालना चाहते हैं, 273 अपॉन V नॉट प्लस V नॉट अपॉन 273 इंटू टी, ये हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, रुको निकालते हैं इसको। अब दिमाग से उतर रहा है ये चीज, रुको समझाते हैं। अगर मैंने बोला कि V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2, इस पे वैल्यू है हमारी कितनी, इतने वैल्यू है V नॉट है, और क्या है मान लो टेम्परेचर कितना बेटा, टेम्परेचर कितना है मान लो कैपिटल T, V1 अपॉन T1 या V1। अरे बच्चों तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, रुको। VT बराबर क्या, V नॉट प्लस V नॉट अपॉन 273 इंटू टी। अभी जो हमने क्वेश्चन निकाला जरा उसको दिखाओ, क्वेश्चन अभी निकाला है ना हम लोगों ने, V1 अपॉन T1, V1 अपॉन, हाँ, तो वॉल्यूम क्या कर रहा है, बातें मत करो बच्चों, बातें मत करो। V नॉट बराबर V डैश अपॉन कितना 273 ना, अपॉन इस पे वॉल्यूम क्या है V2, V1 अपॉन T1 बराबर V2 बाई T2, तो V2 बराबर क्या V1 इंटू T2 बाई T1, तो V2 बराबर क्या V नॉट और T2 कितना, अरे अरे बच्चों बातें नहीं, बातें नहीं, बात समझिए। V2 बराबर V1 बाई T1 बराबर, जब दिमाग से निकल जाता है तो निकल ही जाता है, सुन लो बेटा, रिस्टोर करनी पड़ती है हमको भी मेमोरी अपनी। V1 बाई T1 बराबर V2 बाई T2, तो V2 बराबर क्या V1 T2 बाई T1, V1 T2 बाई T1। और मैं अगर कह रहा हूं कि T2 बराबर क्या है, T2 बराबर अगर है हमारा कितना 0 डिग्री 0 केल्विन है, T2 बराबर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस ना, तो T1 बराबर क्या आ जाएगा, T1 बराबर कितना आ जाएगा, T1 बराबर 2, T1 की वैल्यू हमको नहीं पता ना, T2 की वैल्यू हमको पता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये V नॉट इंटू क्या, अभी निकल गया दिमाग से, हाँ अब थोड़ी देर बाद बताएंगे बेटा, अब दिमाग से निकल चुका है ये, पता नहीं कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, आप लोग बताओ, तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, अच्छा 2 मिनट मौका दो, तुम लोग पढ़ो, जैसा सामने बैठेंगे तो नहीं कर पाएंगे, अपने हाथ से कर लेते हैं, 1 मिनट मौका दो जरा, आप लोग पढ़ो, मैं निकालता हूँ, 1 मिनट मौका दे दो बच्चों, कभी कभी हो जाता है, 1 सेकंड रुकिए, मैं बता देता हूँ तुरंत। जी भैया, हाँ हाँ बात हो गई थी भैया।
वी नॉट प्लस वी नॉट इंटू टी पॉइंट 273 वी टू बराबर बाई टी टू बराबर तो क्या वी वन इंटू टी टू बाई टी वन, टी वन बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो P1 अपॉन 273 प्लस 273 2 बराबर T1 T2 बाई T1 V2 बराबर T0 डिग्री सेंटीग्रेड T1 बराबर इससे हाँ बच्चों आ जाओ आ जाओ। ब्लैक बोर्ड पे एक्चुअली दिमाग नहीं चलता है ना, कॉपी में जब तक करो तब तक हो जाता है। बात समझो, कुछ नहीं बच्चों, बात समझिए। देखिए कंफ्यूजन हो जाता है कहीं कहीं। देखिए आपको पता है कि V1 V प्रोपोर्शनल टू T, V1 बराबर KT1, V2 बराबर KT2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि V1 बाई T1 बराबर क्या है बच्चों, V2 बाई T2। तो V2 बराबर क्या, V2 बराबर V1 और T2 बाई T1। आप समझिए मैं कर क्या रहा हूं, यहां पर हम किस चीज की चर्चा करें, बहुत ध्यान से समझिए ना, बिल्कुल कंफ्यूजन हटाइए, ढंग से समझाते हैं। देखिए इसमें कर क्या रहा है, हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के टर्म्स में बात कर रहे हैं। किसके टर्म्स में बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के टर्म्स में बात करें। अब हम बात किसके टर्म में करना चाहते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड। बातें नहीं बच्चों, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड के टर्म में हम बात करना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि एट टी बराबर या T1 बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T1 क्या होगा बच्चों, 273 केल्विन। क्या मेरी बात सही है, ठीक है। और एट T2 बराबर T डिग्री सेंटीग्रेड, T2 क्या होगा बच्चों, T प्लस 273 केल्विन। क्या मेरी ये बात सही है, बताओ, कुछ गलती हो बताओ इसमें। भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या बोलूंगा एब्सोल्यूट में, 273 केल्विन, और T डिग्री सेंटीग्रेड को क्या बोलूंगा, T प्लस 273 केल्विन, यही तो बोलूंगा। अब फॉर्मूले पर रख देता हूं। अच्छा V1 बाई T1 बराबर V2 बाई T2, ये सबको पता है। तो V2 बराबर क्या, V1 T2 बाई T1। और V2 जो हम मान रहे हैं बच्चों, जो V1 मान रहे हैं वो किस पे है, किस है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसको V1 V0 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, V0। इस यहां पर जो वॉल्यूम है वो क्या मान लेता हूं, V0। यानी कि जो V1 है, V1 बराबर V0, और V2 को मैं V मान लेता हूं, V2 को मैं VT मान लेता हूं। चलो VT मान लेता हूं, बात सही है। तो यहां से मैंने देखा कि VT बराबर क्या, V1 कितना बच्चों, V0, और T2 कितना है, T प्लस 273 अपॉन कितना, अपॉन 273। सॉल्व करिए, V2 इंटू T अपॉन 273 प्लस V0 इंटू 273 अपॉन 273, क्या हो गया बेटा,
वी नॉट, ये कैंसिल हो गया, प्लस वी नॉट अपॉन 273 इंटू टी। ये क्या है? ये अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर को राइज करें तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा? दिख रहा है आपको बच्चों? वॉल्यूम क्या होगा आपका? वी नॉट प्लस पर, अब देखो ये फॉर्मूला यही तो मैंने निकाला था, आ गया? ठीक है, तो यही फॉर्मूला तो हमने बोला था कि आपको याद करना है। फॉर्मूला क्या बन गया? वी टी बराबर वी नॉट प्लस वी नॉट अपॉन 273 इंटू टी। यहां पर टी क्या है? स्मॉल टी है, क्या है ये? सेंटीग्रेड में। अब देखो एट टी बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वी टी बराबर क्या? वी नॉट बाई टी 0 रखो, ये तो हमने माना ही है। टी बराबर 0 सेंटीग्रेड पे क्या आ गया? वी टी बराबर वी नॉट, मतलब वॉल्यूम कितना आ गया? वी नॉट। सही है, इसका मतलब फॉर्मूला हमारा एट टी बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड वी टी बराबर वी नॉट प्लस वी नॉट अपॉन 273। मतलब समझिए, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर बोल लो, पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम इज इंक्रीज बाई इट्स 1/273 फैक्टर। मतलब वी नॉट इंक्रीज हो रहा है ना, वी नॉट प्लस वी नॉट अपॉन 273। अब मैं बोलूं एट टी बराबर 2 डिग्री सेंटीग्रेड, बोलो वी टी बराबर क्या? वी नॉट प्लस 2 वी नॉट अपॉन 273। 2 वी नॉट प्लस 2 वी नॉट अपॉन 273 का मतलब क्या है? वी नॉट प्लस 273 प्लस वी नॉट प्लस 273, ऐसे तो कह सकता हूं। मतलब पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज होने पर इसका जो वॉल्यूम है वो इसके अपने वॉल्यूम के 273 से डिवाइड कर दे, उस फ्रैक्शन के बराबर ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। बात मेरी समझ में आई? नहीं समझ में आई? पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज जो हो रहा है वो इसके बराबर है। अब मैं बोलूं कि अगर टी है, अगर कोई टी टेम्परेचर है तो वी टी बराबर क्या? वी नॉट प्लस वी नॉट इंटू टी अपॉन 273। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बट ये प्रोसेस पता होना चाहिए। अच्छा, प्रोसेस में तो हम भी कंफ्यूज हो गए, तो हो सकता है आप भी कंफ्यूज हो जाए, तो उसको क्या करना है? याद रखना है। इसमें अब दिक्कत तो नहीं है बच्चों? वो स्मॉल टी कैपिटल टी में कभी कभी हो जाता है, टीचर फंसता है तो खुशी बहुत होती है ना? कि सर को कुछ नहीं आता। बेटा कितना भी दिमाग हो, ये सब्जेक्ट ही ऐसा, ये फिजिक्स है ना। मतलब अगर हिस्ट्री होती तो हिस्ट्री का टीचर नहीं फंसेगा, क्योंकि उसने पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमको आके यहाँ पे चीजों को एक्यूरेटली ड्रॉ करना है, तो इसमें फंसना जैसी कोई चीज नहीं होती है। होती है कि सीक्वेंस वाइज आपको करना है, तो कहीं ना कहीं पर तो आप अटक ही सकते हो। जब आप कर रहे हो, मैथ्स लगा रहे हो, तो मैथ्स में तो आप कहीं ना कहीं फंसोगे ही, इक्वेशन कहीं इधर की उधर तो होगी ही होगी। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो बात अलग है। अरे कौन है भाई? क्या हो रहा पंकज, तबीयत नहीं ठीक है? जीरो पेशेंट तो नहीं हो कहीं तुम कोरोना के? BF7 इसको एडमिट करा दो। कोविड से कोई दिक्कत नहीं होनी है, परेशान मत होइए, अपनी इम्यूनिटी बरकरार रखिए, कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। न्यूज तो देखिए ही मत, न्यूज देखते ही लगता है पूरा देश में कोरोना चल रहा है, पूरे देश में मार हो रही है। यही है न्यूज चैनल, आपस में किसी में झगड़ा नहीं है, लेकिन न्यूज चैनल देखते ही लगता है कि पूरे देश में झगड़े हो रहे हैं। न्यूज चैनल मत देखो। और कोरोना से कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को सबको डोज तो लगी है ना? 2 डोज सबको। ये क्या चेहरा हिला रही हो? डोज नहीं लगी है? नहीं लगा है बेटा, क्यों? कोई भी डोज नहीं लगी? क्या क्या कह रहा? बच्चों वाला लग? अरे बड़े हो चुके हो। देखो बिल्कुल भी, अभी हमने एक वो देखा था, मतलब एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनका आया था। समझ लो कोरोना आप लोग भी फाइट करोगे, ये जान लो, जब तक डॉक्टर बनोगे कोरोना आ गया है और रहेगा।
मतलब यू हैव टू लिव विद कोरोना। और जब आप लोग की इंटर्नशिप हो रही होगी तो तुम कोविड वार्ड में ड्यूटी करते मिलोगे तुम लोग। हाँ, करनी पड़ेगी। जब पिछला बार कोरोना हुआ था बहराइच के 4 डॉक्टर मर गए थे, 3-4 डॉक्टर मर गए थे कोविड वार्ड में ड्यूटी करते हुए। हाँ, लेकिन करना है बेटा, फर्ज है तो करोगे। चलो आगे चलो, हो गया बच्चों? अरे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, बातें नहीं। कोरोना के बारे में हल्का सा अपडेट बता देते हैं। जैसे ओमिक्रॉन का ये जो वेरिएंट है ना जो अभी आ रहा है, तो बिल्कुल भी घबराओ नहीं, ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट है। ओमिक्रॉन जो पिछले साल भी आया था ना, तो पिछले साल सब लोग अफेक्ट हुए थे, तो उसकी इम्यूनिटी मतलब जब दूसरी लहर आई थी लगभग सभी लोग पॉजिटिव हुए थे ना। हर घर जो नहीं भी हुआ था वो भी उसको हुआ ही था, उसको पता नहीं चला, डिटेक्ट नहीं किया उसने। इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी है, मतलब भीड़ वाली इम्यूनिटी है, तो सबके अंदर उसका क्या है, इम्यूनिटी डेवलप है। अब उसका बच्चा पैदा हुआ है, कोरोना का बच्चा है, नया बच्चा है, तो आपके पास माँ है, आपके पास क्या है, माँ है, और माँ आपको बचा लेगी ना। आपके पास उसकी इम्यूनिटी है, जिसने पैदा किया वो तो है आपके पास ना, उसकी इम्यूनिटी है, तो बच्चा क्या आपका बिगाड़ेगा। तो वेरिएंट है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। बाकी कोविड का वैक्सीनेशन पूरा कर लीजिए, जिसको नहीं लगे हैं 2 डोज लगवा लो। अरे बूस्टर लगवाओ, चैनल लगवाओ। चलो ग्राफ बताओ, बहुत हंस रहे हो, ग्राफ बताओ। चलो ग्राफ बताओ, आकांक्षा बताओ, VT और T के बीच में ग्राफ बताइए। चलिए बनाओ तो विथ प्रॉपर स्लोप एंड प्रॉपर डायरेक्शन बनाइए। चलो VT और T के बीच में कौन सा T है, ये डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान रखेंगे कहाँ डिग्री सेंटीग्रेड है, कहाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। क्या हुआ, छोड़ रहे हैं? अरे समय हो गया है, बात कर। अच्छा कल आप लोग थोड़ा जल्दी आ जाइए, 11 बजे आ जाइए, आ जाएंगे? हाँ 11 बजे। परसों मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा बेटा, एक फैमिली इमरजेंसी है, तो कहीं जाना है हमको, तो परसों नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। अच्छा मेरे टाइम पे कोई टीचर अवेलेबल भी नहीं है कि कोई टीचर क्लास ले ले ना, सब्स्टिट्यूट भी नहीं हो सकता है। फिर आपको टेस्ट कराने से फायदा नहीं है, क्योंकि अभी पढ़ाई नहीं होता, टेस्ट क्या करोगे, घर पे बैठ के पढ़ाई करना। ठीक है, टेस्ट तो आपका सैटरडे होता ही उतना परफेक्ट है, बाकी क्लास टाइम में टेस्ट रखने का मुझे नहीं लग रहा बहुत ज्यादा मतलब है। घर पे रह के पढ़ लीजिएगा, वो ज्यादा टाइम आपका फायदेमंद होगा। तो परसों आप लोग 3 बजे आएगा, टीचर से मैं बात कर लूंगा, अगर वो टीचर आ पाएगा तो आ पाएगा पहले, वरना 3 बजे से तो आपकी क्लास आई। बाकी कल आ जाइए जल्दी, 11 बजे आ जाइए, ये थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर देते हैं। ठीक है, कल 11 बजे आ जाओ, कोई दिक्कत है? 11 से 3 मैं पढ़ा दूंगा, 11 से 3 बीच में ब्रेक दे देंगे थोड़ा सा। 11 बजे आ जाओ, ठीक है, कोई इशू तो नहीं किसी को? 11 बजे आ जाइए, पढ़ाई अपनी जारी रखते हैं। अब थोड़ा जनवरी में एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के अब घसीटते हैं, कोर्स खत्म नहीं होगा बच्चों ना, अब करना पड़ेगा हम लोग को मेहनत। चलिए बताइए इसका क्या होगा बच्चों, बताओ। देखो बच्चों समझो, ये VT, इसको थोड़ा सा चेंज कर ले, बातें नहीं करो। देखो T V0 अपॉन 273, बातें नहीं, T प्लस V0, तो ये क्या है, Y बराबर mx प्लस C। तो अच्छा C है, इसमें बातें क्यों कर रहे हो, समझ लो C है, तो ये क्या ओरिजिन से जाएगा, ओरिजिन से नहीं, ऊपर से जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर से जाएगा। तो C क्या है, पॉजिटिव। भाई T बराबर 0 रख के VT बराबर देख लो क्या आएगा, T बराबर जब 0 है तो VT की कुछ वैल्यू आएगी, क्या आएगी, V0 ना। तो देखो ये हो गया, ये गया ग्राफ, ये क्या हुआ, ग्राफ गया। इसका स्लोप क्या है बच्चों, इसका स्लोप क्या है, स्लोप है इसका कितना, V0 अपॉन 273। ग्राफ कंप्लीट हो गया, अभी नहीं कंप्लीट हुआ। इसको क्या करेंगे, इसको हम पीछे लाएंगे, इसको पीछे लाएंगे, तो ये क्या हो गया बेटा, यहां पर वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम 0, यहां पर क्या है, वॉल्यूम आपका 0। तो जरा इसमें वॉल्यूम 0 करो, VT बराबर V0
प्लस वी नॉट इंटू टी अपॉन 273 और वी टी वॉल्यूम क्या करिए आप, जीरो करिए, तो जीरो बराबर क्या, वी नॉट 1 प्लस टी अपॉन 273, तो यहां से टी क्या आया, -273, तो ये क्या है -273, 0 केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम आपका जीरो होता है, ये तो आपको पता है। वॉल्यूम क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, जीरो होता है, तो ये माइनस क्या हो गया 273, तो दिस इज द कंप्लीट ग्राफ। लिख लो वॉल्यूम ऑफ गैस इज जीरो, वॉल्यूम ऑफ गैस इज जीरो एट जीरो, एट एब्सोल्यूट जीरो, वॉल्यूम ऑफ गैस इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो, ब्रैकेट में 0 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो का क्या मतलब है 0 केल्विन, और एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड, एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कल की टाइमिंग क्लियर है ना, 11 AM। कल आ जाइए, परसों 3 बजे आइएगा, परसों रिलैक्स करिएगा, ठीक है, चलिए।